भाई साहब बहुत मज़े आ रहे हैं, बारिश हो रही है इस वक्त। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं आप लोग को मैं स्क्रीन में समझ में आ रहा होगा कि नहीं। हाँ, तो मैं वेलकम करता हूँ किडवेंट के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग इन्फॉर्मेटिव में, जो कि एक वीडियो नोट मैं बात आज करूँगा अपने पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है ये, जिसमें मैंने लास्ट में कहा था कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो 8% के रेट से 30 साल के लिए। तो जो कि आता है 10 लाख 30 हज़ार को, मतलब 11 लाख के आसपास मान लीजिए आता है। तो फिर मैंने सोचा किसी, क्योंकि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, इन्वेस्टिंग का ज्ञान देते रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं पता नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा हूँ, तो मैंने क्रॉस चेक किया एक बार। तो तो मुझे ये समझ में आया कि मान लेता हूँ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 11 लाख रुपए 30 साल में 8% के रेट से मिलते हैं, लेकिन लोग रिकरिंग इन्वेस्टमेंट के लिए भी बोलते हैं, जो हर महीने कुछ पैसा अपनी सैलरी से डालते रहो। तो मैं सोचा कि देखते हैं इससे क्या होता है। तो मैंने 10 हज़ार का एक एवरेज आंकड़ा पकड़ा, वैसे मिडिल क्लास के लिए नहीं है क्योंकि उनकी सैलरी साला 15 से 25 हज़ार तक होती है, बट मैं मान लेता हूँ किसी की 80 90 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी, वो लोग 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने की सोचते हैं हर महीने, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है, या एसआईपी का आजकल बड़ा चलन है, तो उसके बारे में तो मैंने देखा कि 10 हज़ार अगर आप 8% के इंटरेस्ट रेट से अगर 30 साल के लिए रखते हैं तो करीबन 1.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 46 लाख या 49 लाख, मैं भूल रहा हूँ इतना होता है, मतलब 1.5 करोड़ एक रफ फिगर मांगते हैं, 1.5 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट मिलता है, जो कि सुन के एकदम दिमाग चकरा गया कि ये तो मज़ेदार चीज़ है, बट ऐसा क्या होता है। लोग इतना लंबा लंबा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो 10 ही साल का, तो हर 10 साल में कुछ नया ही सिस्टम आ जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ फिर आगे रिसर्च करते हुए मुझे ये पता चला कि यार महंगाई नाम की भी तो एक चीज़ होती है, इन्फ्लेशन, जो अगर नेट पे सर्च करोगे तो कभी 3%, कभी 4%, कभी 6%, तो मैं एवरेज लेके चलता हूँ 4% इंडिया का। तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी हो गई, 8 में से 4 घटा दिए 4। तो ये तो एक बात हो गई, अगर 4% के हिसाब से भी देखें तो ठीक रिटर्न मिल जाती है, लेकिन आजकल अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखें कि पहली चीज़ तो ये इन्फ्लेशन डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पे, फिर वापस वही आ गया बल्क वाला गेम जो मैंने बात कर रहा था। तो सप्लाई डिमांड पे निर्भर करता है। तो गवर्नमेंट के आजकल स्कीम भी आप देख रहे होंगे, पिछला जो अभी जो फार्मर बिल्स आया है उसमें एक था, नाम मुझे टेक्निकल नाम नहीं पता है, बट उसमें ये होता है कि आपको जमाखोरी की परमिशन मिल जाती है। जैसे पहले कुछ रूल था ना कि इससे ज़्यादा आप चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अब वो रूल हटा लिया गया है। जमाखोरी मतलब आप स्टॉक करके रख सकते हो, तो अपने हिसाब से डिमांड क्रिएट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये सरकार ने ला तो दिया है, लेकिन इससे फ़ायदा सिर्फ वही अरबपतियों को होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं। वही बल्क वाला गेम फिर से आ गया। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कर लेंगे, और बेसिक चीज़ भाई, फसल, खाना पीना, बेसिक चीज़ को लोग स्टॉक कर लेंगे, डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ गई। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो ये अमीर लोग कैसे बढ़ाने वाले हैं। तो रॉ मटेरियल तो गया, रॉ मटेरियल में महंगाई आ गई। अब रॉ मटेरियल में महंगाई आ गई तो आप जानते हैं प्रोसेसिंग में भी, प्रोसेस्ड जो मटेरियल बिकता है उसमें अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी। और पेट्रोल के दाम तो आप रोज़ देख ही रहे हैं कि बढ़ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि ये मोदी सरकार आगे आती है कि नहीं आती, आती है तो इसे कंटिन्यू करती है या नहीं करती है। और अगर मान लो कांग्रेस या दूसरी सरकारें आ जाती हैं तो क्या वो चीज़ें बदल देती हैं। क्योंकि देखिए पहले भी लोग पेट्रोल के बारे में बहुत बोलते थे कि बढ़ाया बढ़ाया, लेकिन जो जो गवर्नमेंट आई उसने पेट्रोल बढ़ाया कुछ, देखिए बहुत अनसर्टेनिटी है पहली चीज़। तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, उसकी वजह से प्रोसेस्ड मटेरियल के दाम बढ़ गए, तो महंगाई तो बढ़नी ही है। तो ये सब देख करके मैं अंदाज़ा एक गेस लगा सकता हूँ कि जो 4% मैं एवरेज मान रहा हूँ, आगे बढ़ कर के 6% एवरेज हो जाएगा महंगाई। एक रफ फिगर मैं मान रहा हूँ, एक गेसिंग ही है एक तरीके से, लेकिन ये गेसिंग लेके चलते हैं। 4 से 6% हो गया, तो अब हमें बढ़ोतरी कितनी मिली, 8 में से 6 गए, 2% की बढ़ोतरी मिली। अब कैलकुलेट करिए, कुछ नहीं मिलेगा। 30 साल तक इंतज़ार करोगे 74 लाख रुपये होगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और 74 लाख में तो फ्लैट भी नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और ज़मीन, ज़मीन तीसरी चीज़, ज़मीन की वजह से भी दाम बढ़ता है। तो जितने आप खेत कम करके शहर बनाते जा रहे हो, ज़मीन तो वैसे भी कम हो जा रही है, तो ज़मीन के दाम भी बढ़ते जाएंगे। तो ये सबको आप जोड़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब बारी आती है, अगर गवर्नमेंट सोचती है कि
इंडस्ट्रीज़ लगाऊंगी, बहुत इंडस्ट्रीज़ लगाऊंगी। तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ लगाती है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है, तो बहुत सारे लोग रोज़गार लोग मिलता है, तो क्या होता है परचेजिंग पावर बढ़ती है। एक पल के लिए फ्लो आता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है एक पल के लिए, और लोग मतलब ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। परचेजिंग पावर बढ़ गई तो क्या होता है उससे महंगाई कम हो जाती है, मानता हूँ, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, कोई इंडस्ट्री मान लो लग गई तो वो ग्रो करना चाहिए। ग्रो करने के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करती है ऑटोमेटेड सिस्टम और नई मशीनरीज लगाती है जिससे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। तो इससे क्या होता है लेबर की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर से निकाल देगी, तो फिर लोग बेरोजगार हो गए। सप्लाई बढ़ गई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही, तो इससे क्या होगा प्रोडक्ट के दाम तो गिर गए, लेकिन एक तरफ से देखो लोगों की जॉब भी तो चली गई। तो वो प्रोडक्ट सस्ता होने के बावजूद भी लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो घुमा फिरा के फिर से महंगाई बढ़ गई। तो भाई ऐसा है कि अनसर्टेनिटी बहुत है। तो इतना ना इन्वेस्टिंग फिन्वेस्टिंग के बारे में ना सोचो, इन्वेस्टमेंट करो दूसरे तरीके से। वो 1 लाख रुपए को फालतू की चीज़ों में स्टॉक स्टॉक वो उनके लिए होता है जो बल्क का गेम खेलते हैं, और जिनके पास भाई एक्स्ट्रा पैसे हैं वो उनके लिए। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके पास नहीं है तो इन चोचलों में मत फंसिए, ठीक है। उतने ही पैसे का आप कोई बिजनेस कर सकते हैं जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। नहीं देगा तो एक्सपीरियंस देगा, कितना बार फेल हो गए यार, 10 बार 15 बार, लेकिन पास तो हो गए किसी न किसी दिन। वो करो। और बिज़नेस की खास बात क्या होती है मालूम है, ये जो इंडस्ट्रीज़ और ये सब का एग्जांपल दिया, देखो इसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं पता। इसका सोल्यूशन मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि भाई आप व्यापारी बन जाओ। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं का भी दाम बढ़े, सबका बिल भरेगा कस्टमर। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया उसका भी जोड़ देते हैं साले प्रोडक्ट प्राइस में। कुछ और ज़मीन का दाम बढ़ गया, किसी भी कच्चे माल का दाम बढ़ गया तो प्रोडक्ट प्राइस में जोड़ देते हैं। भरता कौन है? कस्टमर ही तो भरता है। फ़ायदा किसका? व्यापारी का। आप सोचते हो कि ज़्यादा महंगा हो जाएगा, सस्ते मेरा माल कौन खरीदेगा? तो वैसा है, अभी भी लोग सस्ते में बेच रहे हैं, बहुत लोग आपके कंपटीशन में जो सस्ते में बेच रहे हैं। ये सब की सोचो मत, ठीक है। व्यापारी बनने में ना बहुत फ़ायदा है, समझे। और आप सोचते होगे कि यार बहुत सारे प्रोडक्ट की तो फिक्स्ड प्राइस होती है। अरे वो इस तरह से रेंज लेके चलते हैं कि आगे अगर मान लो इतनी महंगाई बढ़ गई तो भी हमारे प्राइस में इफेक्ट ना होता, रेंज लेके वो लोग एमआरपी डिसाइड करते हैं। तो क्या समझे, इन्वेस्ट करो सोच समझ के। एक्स्ट्रा पैसा है बल्क में डालना चाहते हो तो इन्वेस्ट करो, नहीं तो फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करो।